बच्चों, कैसे हो आप लोग एंड हाउ इज योर इंग्लिश प्रिपरेशन गोइंग ऑन। 27th को एग्जाम है, लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी बच्चे आई एम डेफिनेटली श्योर कर रहे होंगे एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी मैम लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लिखें, हाउ शुड वी फ्रेम अ लॉन्ग क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट 4 out of 4 मार्क्स इन आवर इंग्लिश एग्जाम। लाइक जो लिटरेचर का सेक्शन है जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस लॉन्ग पूछे जाने वाले हैं। आप देखो लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको आंसर उसका कैसा लिखना होगा, लॉन्ग लिखना होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को फ्रेम करना। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे डोंट नो हाउ वुड दे स्टार्ट द क्वेश्चन एंड हाउ वुड दे एंड द क्वेश्चन, और वहीं पे क्या होता है सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ लेट मी जस्ट एडवाइज यू कि आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिख सकते हो, कैसे स्टार्ट करोगे। सपोज करो कोई क्वेश्चन आया है जिसमें 2 चैप्टर्स को मर्ज किया है, ठीक है, 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर किया है। मान लो आपका एक कैरेक्टर है अमेंडा और दूसरी कैरेक्टर है आपकी भोली, ठीक है, 2 चैप्टर आप ही के हैं, राइट। अब इन दोनों चैप्टर्स के कैरेक्टर्स को जब कंपेयर किया है तो आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे, किस तरह से अपना क्वेश्चन फ्रेम करोगे दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर इट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ जो मैंने एक्चुअल में सॉल्व कराया था अपनी लाइव क्लास में, और हमने उसका आंसर कैसे दिया था वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिया है हमने जिसके चांसेस हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जिसमें 2 कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है। इस चैप्टर को इस क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको समझाऊंगी हाउ आर यू गोइंग टू फ्रेम योर लॉन्ग आंसर। अपने लॉन्ग आंसर को कैसे फ्रेम करें सो दैट आप कंफ्यूज भी ना हो और आपका अच्छा आंसर लिखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ब्रिंगिंग अप टीनेजर्स कैन बी बोथ अ चैलेंज एंड अ फन, हाउ फार डू यू अग्री। ओके, मतलब अपब्रिंगिंग करना बच्चों की एक चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। डू यू अग्री? इफ यू अग्री एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू अमेंडाज लाइफ एंड रिचर्ड्स लाइफ। दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके बुक्स के चैप्टर्स हैं, एक हो गया अमेंडा और दूसरा हो गया आपका रिचर्ड एब्राइट, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का चैप्टर है, राइट। तो ये दोनों कैरेक्टर्स को आपको जब कंपेयर करना है तो हाउ आर यू गोइंग टू फ्रेम योर आंसर। ऐसे कैरेक्टर कंपैरिजन के या फिर इंसिडेंट्स कंपैरिजन के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसका जो आंसर है वो कम से कम 3 पैराग्राफ्स में लिखोगे। ठीक, 3 पैराग्राफ्स में लिखने का मतलब है यू आर गिविंग स्पेस टू एवरीथिंग, और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो आंसर करने में। तो कैसे आप उसका आंसर लिखोगे, देखो मैंने कैसे लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ में पहले मैंने समझाया कि एग्जैक्टली लाइन जो मुझे एग्जामिनर ने दी है उसका मीनिंग क्या है एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक, तो आई वुड आंसर ब्रिंगिंग अप टीनेजर्स इज ट्रूली चैलेंजिंग एंड फन, राइट। आई अग्री विद द लाइन दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन। Teenagers can be rebellious and may demand independence sometimes. On the other hand, if you don't provide them correct guidance at correct time, they may deviate from their goals. So, for parents, it's very much important to understand their children and cater to their need in right manner. मैंने क्या किया है आंसर में? आंसर में मैंने आप लोगों को इस ही लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है that yes, I agree with this line. राइट तो ये होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें हम लोग जो भी लाइन एग्जामिनर आपको देगा या जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा उसको हमको एक्सप्लेन करना है और अपना व्यू पॉइंट उसमें बताना है। अब इन्होंने बोला है रेफरेंस दो, तो बाकी के जो 2 पैराग्राफ्स आपके बचते हैं, एक पैरा में आप एक चैप्टर या एक कैरेक्टर को लेंगे और दूसरे पैरा में आप दूसरा चैप्टर या दूसरा कैरेक्टर ऐड करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ 3 पैराग्राफ्स में हमारा एक परफेक्ट आंसर, लॉन्ग आंसर बन जाएगा। देखो अब कुछ फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो पैराग्राफ्स को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मैंने जो सेकंड पैरा है उसको कैसे स्टार्ट किया है, एज वी सी इन अमेंडास केस, राइट। आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, एज वी सी इन दिस चैप्टर, एज वी सी थ्रू दिस कैरेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड। आंसर जैसा लिखना है उस हिसाब से, लेकिन ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, ये जो मैंने फ्रेज यूज किया एज वी सी, और ऐसे ही थर्ड पैरा में भी कोई अच्छा सा फ्रेज स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो पढ़ लेते हैं। एज वी सी इन अमेंडास केस वेयर शी विशेस टू बी a lone mermaid, an orphan, or the lonely Rapunzel. That is because of the constant nagging of her parent, which stops her imagination at last. मतलब क्या होता है, लास्ट में अमेंडा की जो इमेजिनेशन है वो खत्म हो जाती है। किसकी वजह से खत्म हो जाती है? पेरेंट्स की नैगिंग की वजह से। तो बताया है कि ज़्यादा नैगिंग करोगी तो जो बच्चे हैं उसकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाएगी एंड मे बी दे विल बिकम अ वेरी बोरिंग चाइल्ड और मे बी नॉट दैट इंडिपेंडेंट, राइट।
ये हो गया, हमने एक पैरा में किसका, एक कैरेक्टर के बारे में बता दिया। आपको जितना पता होगा स्टोरी के अकॉर्डिंग आप वो लिखना। सेकंड पैरा में हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकंड पैरा में हम लोग फिर से एक और फ्रेज यूज करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ऑन द अदर हैंड। ठीक है, अगर दोनों कैरेक्टर सिमिलर हैं तो आप बोलोगे सिमिलरली या फिर लाइकवाइज। ठीक है, क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो सिमिलरली या फिर आप बोल सकते हो लाइकवाइज, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो अगर सेम है तो। ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ऑन द अदर हैंड, ऑपोजिट टू दैट, राइट। हाउएवर, ये वर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो अपने आंसर को लिंक करने के लिए। तो आप बोलोगे ऑन द अदर हैंड Richard's mother becomes his best friend and supports his talent, which proves to be a support for Richard in his career। मतलब रिचर्ड की मदर ऑपोजिट थी अमेंडा की मदर से, वो नैग नहीं करती थी, वो हमेशा रिचर्ड को कॉन्स्टेंटली डांटती नहीं थी, शी एक्चुअली सपोर्टेड हिम, उसको सपोर्ट किया किसने, रिचर्ड की मदर ने। इट इज हिज मदर्स विल एंड टाइमली सपोर्ट विच मेक्स रिचर्ड द फेमस साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया। लास्ट में इसका एक कंक्लूजन लिख दो, कैसे लिखोगे, थ्रू देयर स्टोरीज या फिर थ्रू दीज स्टोरीज, इन स्टोरीज से या उनकी स्टोरीज से हमें क्या समझ आया, वही सेम लाइन जो स्टार्टिंग में थी, बोथ द चिल्ड्रन शो हाउ इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग इज इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, राइट। या फिर दिस कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पेरेंट्स टू अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप कोई भी लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं अगर आप उसको पैराज में डिवाइड करें। किसी भी आंसर को पैराग्राफ में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पैराग्राफ वैल्यू क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड आ गया जिसमें 3 पैराग्राफ्स नहीं बन सकते, एटलीस्ट कोशिश करो उसको 2 पैराग्राफ्स में एंड करने की। ठीक है, पैराज डिवाइड करने से हमारे माइंड के थॉट्स भी हम तरीके से स्पेस दे के लिख पाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका जो आंसर है वो भी क्लीन लगता है, टीचर को भी समझ आता है कि ठीक है 1 पैरा में उसने एक थॉट बताया है, दूसरे पैरा में उसने दूसरा थॉट बताया है। 4 मार्क्स का आंसर है, थोड़ी मेहनत तो आप लोग को करनी होगी। ठीक, सो आई होप आप लोगों का भी एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और जो लॉन्ग आंसर्स लिखने की कन्फ्यूजन थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन कॉमेंट सेक्शन। I will meet you again. Till then, bye everyone.